अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। कहकहे की आवाज सुनकर मैं चौंक पड़ा। मेरे कहकहे के जवाब में किसी की जोरदार हंसी की आवाज आई थी और ये खालिस्तन किसी औरत की आवाज थी। मैं डरपोक नहीं बल्कि बहादुर इंसान हूँ, मगर एक बार तो मेरे भी पसीने छूट गए क्योंकि इस मकान में मुझे पहले ही दहशत आती थी, लेकिन मैं मजबूरी के तहत रह रहा था क्योंकि मैं 2 लोगों का कत्ल करके भागा था और दूसरा चोरी मेरा पेशा था और इन चीजों से बचने के लिए मुझे शहर तब्दील करना पड़ा। मगर यहाँ आकर मैं और मुसीबत में फंस गया। यहाँ वैसे तो अमन और चैन था, मगर अब इस मकान में और दूसरा आज चोरी की कामयाब वारदात के बाद मुझे जहनी तौर पर पुरसुकून होना चाहिए था। मगर मेरे लेटते ही जैसे ही मैंने अपनी खुशी मनाई, उसके साथ ही एक लड़की के कहके की आवाज आई और मैं चौंक कर उठ पड़ा। अब मुझे बाहर निकलकर देखना था कि ये किसकी आवाज थी। मैंने टार्च उठाई और धीरे से चारपाई से उतरा और बाहर निकल आया। पूरा सहन सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैंने टार्च की रोशनी इधर उधर मारी और उसके बाद फिर सीढ़ियों की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था, हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। फिर मैंने टार्च का रुख दूसरे कमरे की तरफ किया जिस पर ताला पड़ा हुआ था। इस ताले की चाबी मेरे पास थी, मगर मुझे इस कमरे की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सामान नहीं था जो उस कमरे में रखता। मैं धीरे से उस कमरे की तरफ बढ़ा और आगे बढ़कर मैंने चाबी निकालकर उस ताले को खोला। ताला खोलकर मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली और फिर दरवाजे को धकेला। दरवाजा धकेल कर अब मैं अंदर दाखिल होने के लिए हिम्मत जमा करने लगा। कुछ खौफ आ रहा था, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर मैं अंदर दाखिल हो गया। टार्च मेरे हाथ में थी। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था, जगह जगह जाले लगे हुए थे। कमरे में किसी किस्म का सामान नहीं था और कमरे में कोई इंसान भी नहीं था। तो फिर ये कहके की आवाज कहां से आई? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे 100% यकीन है कि आवाज इसी कमरे से आई थी। जब मैंने इधर उधर देखा, वहां कुछ नजर न आया तो मैं फिर अपना वहम समझकर सर झटक कर मैंने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। ताला लगाकर मैं जूं ही अपने कमरे की तरफ मुड़ा, फिर अचानक उसी कमरे के अंदर से मुझे हंसने की आवाज आई। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। मैं ठिठक कर रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में दाखिल हुआ और अंदर से कुंडी लगा ली। साथ वाले कमरे से वाज़े तौर पर किसी औरत के कहकों की आवाज आ रही थी और मैं खुद जाकर देख चुका था, वहां कोई नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये मकान आसेब ज़दा है। शायद चिराग दीन को मालूम था या नहीं, इस बात का मुझे पता नहीं, मगर उस उधेड़ उम्र आदमी को जिसका ये मकान था उसको जरूर मालूम होगा। खैर, मैं सुबह चिराग दीन से बात करूंगा। चिराग दीन मेरे लिए सिर्फ रात का खाना लाता था, सुबह का नाश्ता मैं खुद बनाता था। हालांकि उसने मुझे कहा था कि मैं नाश्ता भी ले आया करूंगा, मगर मैंने खुद ही उसे मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता था उसको तकलीफ देना। और फिर सुबह खिलाफे तवक्को मेरे उठने पर दरवाजा खटकने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने चिराग दीन खड़ा था। बाबूजी, आज आपके लिए नाश्ता स्पेशल बनवा कर लाया हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करें। मैंने उसे खुश आमदीद कहा। हम अंदर बैठ गए। नाश्ता करते हुए मैंने चिराग दीन से पूछा, चिराग दीन एक बात पूछूं? जी साहब जी, बोलिए। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे साहब जी, कैसी बातें करते हैं, आपसे आज तक कभी झूठ बोला मैंने? चिराग दीन, कहीं ये मकान आसेब ज़दा तो नहीं? मेरी बात सुनकर चिराग दीन के मुंह में जैसे नवाला अटक गया। वो सर उठाकर हैरत से मुझे देखने लगा। साहब जी, ये क्या आप कह रहे हैं? हाँ चिराग दीन, मुझे लगता है इस मकान में कोई आसेब है। और फिर मैंने उसे रात वाला वाकया सुना दिया। वो बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था और फिर कहने लगा, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने आज तक यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं देखी, ना ही कभी सुना। ये मकान हमारी गली में है और दूसरा, इसके मालिक को भी मैं जानता हूँ। वो काफी अरसा पहले यहाँ रहते रहे हैं। अब उसके बेटों ने नई आबादी में बड़ा मकान बना लिया तो वो लोग यहाँ से चले गए। उसके बेटे जिद कर रहे थे कि ये मकान बेच दो, मगर वो आदमी इस मकान को बेचना नहीं चाहता। ये उनका आबाई मकान है, उसे इस मकान से बहुत लगाव है, इसलिए वो इसे किराए पर चढ़ा देता है मगर बेचता नहीं। बाबा, क्या तुम जानते हो वो आदमी कौन है? अरे वही उधेड़ उम्र आदमी जिससे ये मैंने मकान किराए पर लिया है। हाँ साहब जी, क्यों नहीं जानता, मेरा बचपन का बिली है। मोहम्मद अनवार नाम है उसका। ये उसका आबाई मकान है। ये पहले लखनऊ में रहते थे, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ आकर आबाद हुए। उस वक्त ये बहुत छोटा था। हम दोनों इकट्ठे खेलते थे। बचपन से हमारा साथ है। बहुत अच्छा भले मानस आदमी है। इसका बाप भी बहुत अच्छा आदमी था। उसे फौत हुए काफी वक्त गुजर चुका। अब तो मोहम्मद अनवार बूढ़ा हो चुका है।
मगर मेरी उससे काफ़ी दोस्ती है, इसीलिए आता जाता रहता है मोहल्ले में। अक्सर उसके साथ गपशप भी होती है। उसी ने मुझे कह रखा था कि उसका मकान खाली है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊं और फिर आपको मैंने ये मकान लेकर दिया। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है चिराग बाबा, मगर ये मकान आसेबज़दा है। कमाल है, हैरत की बात है, मुझे तो मालूम नहीं। साहब जी, मेरा यकीन कीजिए, हमने यहाँ पर आज तक ऐसी कोई बात नहीं देखी, ना ही सुनी। अच्छा ये बताओ चिराग बाबा कि मोहम्मद अनवार की खानदान को यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हुए कितना अरसा हो चुका है? मतलब यहाँ इस मकान को छोड़कर कितना अरसा पहले यहाँ से गए थे? चिराग बाबा कहने लगा, साहब जी मेरे ख्याल से 10-15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि इसके बेटों ने बाहर नई आबादी में एक अच्छा मकान बनाया और फिर उसे यहाँ से चलने को कहा। मोहम्मद अनवार इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर बेटों के बार बार इसरार पर उसने ये मकान छोड़ दिया, मगर इसे बेचा नहीं और अब इसे किराए पर चढ़ा दिया। वो कहता है कि ये मेरे ख़ानदानी मकान है। उसने अपना बचपन सारा इसी जगह पर गुजारा और अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा, इसलिए उसकी इस मकान से जज्बाती वाबस्तगी है। वो इस मकान को किसी सूरत नहीं बेचना चाहता। मैं चिराग दीन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। चिराग दीन की बात दुरुस्त थी, मकान तो उनका आबाई था, मगर इस मकान में कुछ ऐसा था, मैं अपने कानों की आवाज़ सुनी हुई जुटला नहीं सकता था। मैंने खुद अपने कानों से यहाँ पर आवाज़ सुनी थी। यकीनन यहाँ पर कोई असेब था जिससे चिराग दीन और मोहम्मद अनवार दोनों लाइल्म थे। खैर, मैंने बात का मौजू बदल दिया और फिर चिराग दीन से इधर उधर की बातें करने लगा। उसने बातों ही बातों में बताया कि पिछली गली में फरीदा बीबी के यहाँ चोरी हुई है। मैं चौंक कर बोला, फरीदा बीबी कौन है? साहब जी, बेचारी अपनी अकेली पोती को पाल रही है। उसका बेटा और उसकी बहू एक हादसे में मारे गए। उसके बाद से वो पोती को संभाले हुए है। उसकी पोती बहुत छोटी है, 13-14 साल की। बस बेचारी अपना और उसका गुजारा कर रही है। कुछ बकरियां पाल रखी हैं और कुछ घरों में काम करती है। बस सुना कि कल रात उसके यहाँ चोरी हुई और उसने जो जेवर अपनी बहू के संभाल रखे थे अपनी पोती की शादी के लिए, वो कोई चोर चुरा कर ले गया। बेचारी बहुत रो रही थी। हमारे काफ़ी अरसे के साथ उससे मुरासिम है। मेरी घरवाली की काफ़ी अच्छी सहेली थी। बस क्या बताऊं साहब जी, किसी कमबख्त मारे ने उसके सारे गहने और जेवरात चुरा लिए। बेचारी रो रो कर हलकान हो रही थी। अब सोच रही थी कि पोती की शादी के लिए जेवर कैसे बनाऊंगी। चिराग दीन की बात सुनकर मैं हका बका हो गया। ये तो उसी चोरी की बात कर रहा था जहां से मैंने गहने चुराए थे। न जाने क्यों चिराग दीन की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में अपने आप पर मलामत करने लगा, अपने आप को लान तान करने लगा। मुझे उस औरत के गहने नहीं चुराने चाहिए थे। वो तो बेचारी मजबूर और बेकस औरत थी जो अपनी पोती की परवरिश भी कर रही थी और उसकी शादी के लिए उसने जेवरात और गहने बचा कर रखे थे। न जाने क्यों मेरा दिल मुट्ठी में जैसे किसी ने जकड़ लिया और मैं वहीं बैठे बैठे ये सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो गहने उससे वापस करने हैं। चिराग दीन काफ़ी देर मेरे पास बैठा रहा और फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं उसके गहने उसके पास वापस कर दूं। और इसका तरीकाकार वही था, जिस तरह मैं उन्हें चुरा कर लाया था उसी तरह उन्हें वापस छोड़ कर आना था। और मैं रात होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा। रात का सन्नाटा फैलते ही मैंने मखसूस लिबास पहना, गहने उठाए और उस मकान की तरफ चल पड़ा। मकान को मैं अच्छी तरह जानता था। वहां तक पहुंचने में मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं मुहतात भी था क्योंकि इस चोरी को बमुश्किल एक दिन ही गुजरा था और हो सकता है कि चोरी की वजह से कुछ लोग होशियार हो गए हों कि आइंदा चोर दोबारा भी किसी और घर का रुख कर सकता है। इसलिए वो इस बात से होशियार होंगे और जाकर हो सकता है कोई ना कोई पहरा भी दे रहा हो। इसलिए मुहतात अंदाज से मैं चलता हुआ उस मकान में उतरा और फिर हस्बे तवक्को इस बार दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे आखिर किसी तरह उन गहनों को उन तक पहुंचाना था। मैं कुछ देर सोचता रहा और फिर मैंने गहनों की पोटली उसी दरवाजे के बाहर रखी और फिर दबे कदमों चलता हुआ बाहर निकल आया। मैं अपना काम कर चुका था। अगले दिन मुझे चिराग दीन की तरफ से खबर मिली कि वो कोई नेक चोर था जो उस फरीदा बीबी के गहने वापस कर गया। चिराग दीन बहुत खुश था। कहने लगा कि गहने पाकर तो जैसे फरीदा बीबी को जिंदगी लौट आई हो। वो बहुत खुश थी। कहने लगी कि चोर को शायद उस पर तरस आ गया या अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से कोई रहमत बनाकर उसकी तरफ ऐसा इंसान भेजा जिसने वो गहने उसे लौटा दिए। मैं चिराग दीन की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। न जाने क्यों मुझे एक दिली सुकून सा मिला। मैं उसके गहने लौटाकर मुझे कोई अफसोस नहीं था। कारोबार में घाटा ही सही, लेकिन इस घाटे में भी मुझे जहनी इत्मीनान और सुकून मिला था। अब मुझे किसी और का घर तलाश करना था, लेकिन इस बार मैं काफ़ी मोहतात था।
मुझे ऐसे घर में डाका डालना था जो कुछ अमीर हों, ऐसे गरीब लोग ना हो जहां से कुछ चुरा कर मैं बाद में अफसोस करता रहूं। और इस काम के लिए मैंने तलाश शुरू कर दी। एक गली के नुक्कड़ के आखिरी मकान पर मेरी नजर पड़ी। मकान बहुत अच्छा बना हुआ था। मकान की सज धज देखकर लगता था कि मकान के अंदर रहने वाले काफी मालो दौलत के मालिक हैं। मैं 2-3 दिन तक लगातार उस गली के चक्कर लगाता रहा कि पहले देखूं तो सही कि इस मकान में कौन रहता है, मगर मुझे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। उस मकान में आते जाते मैंने किसी को नहीं देखा था। फिर मैंने आखिर मंसूबा बना ही लिया कि मुझे उस मकान में उतरकर चोरी करनी चाहिए। और फिर एक रात मैं अपने मखसूस लिबास में उस मकान की तरफ चल पड़ा। रात 1:30 बजे का वक्त था। मैं गली से निकला और बाहर सड़क पर आया। सड़क पर 2 आदमियों को आते देखकर मैं चौंक पड़ा। अगर वो मुझे स्याह लिबास में देख लेते तो मेरी शामत आ जाती। मैं वापस गली की तरफ दौड़ा और अपने मकान में आ गया। शायद मैं वक्त से पहले निकल आया था, लेकिन मेरे प्लान के मुताबिक 11-12 बजे के करीब इस जगह पर कोई आमदोरफ्त नहीं होती थी। फिर मैं रात और गहरी होने का इंतजार करता रहा। जब 2-2:30 का टाइम हुआ तो मैं अपनी गली से बाहर निकला और दबे कदमों चलता हुआ सड़क पर आया। सड़क पर आने के बाद मैं उस गली की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। गली थोड़ी मुझसे दूर थी। गली पर पहुंचकर मैं उस गली की तरफ मुड़ा। गली में गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे रात इस वक्त अपने घर से निकलने में थोड़ा खौफ भी महसूस होता, क्योंकि जिस दिन से मुझे अपने घर यानी उस कमरे से आवाजें आने लगी थी, उस दिन से मेरे दिल में थोड़ा खौफ बैठ गया था। मुझे ये अच्छी तरह मालूम था कि जिस मकान में मैं रह रहा था वो आसेब ज़्यादा था, लेकिन फिलहाल वहाँ रहना मेरी मजबूरी थी। मैं अंदर कमरे में बंद हो जाता और कुंडी लगा लेता। उसके बाद चाहे जो कुछ भी हो मैं बाहर नहीं निकलता था। मगर ये चूंकि मेरे कारोबार मेरे काम का वक्त था, इसलिए इस वक्त निकलना मेरी मजबूरी थी। मैं उस मकान की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। मकान दूर से मुझे नजर आ रहा था। मकान अंधेरे में डूबा था। शायद अंदर कहीं कोई लाइट जल रही थी जिसकी बहुत मध्यम सी रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि अंदर दाखिल होने में मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मकान का पुराना और बोसीदा सा गेट दूर से नजर आ रहा था, लेकिन मकान की दीवारों पर ताज़ा ताज़ा पेंट और बाकी मकान देखकर वाकई लगता था कि किसी ने बहुत पैसा खर्च करके मकान बनाया है। मैं मकान के गेट के पास पहुंचा और फिर घूमकर दूसरी दीवार की तरफ आ गया। दूसरी दीवार पहली दीवार से कदरे नीची थी। इस दीवार से कूदने में मुझे जरा भी मुश्किल पेश ना आई। मकान की दीवारों के ऊपर लोहे की छोटी सी ग्रिल लगी हुई थी, जिसे मैंने आसानी से पार किया और दूसरी तरफ कूद गया। मकान का सहन ज्यादा बड़ा नहीं था। मकान के सहन में कच्ची मिट्टी और छोटी छोटी घास उगी हुई थी। मुझे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि मकान अंदर से मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था, और जो मध्यम सी रोशनी जिसे मैंने दूर से देखा था वो दरअसल साथ वाले मकान के सहन से आ रही थी। लेकिन इस मकान के अंदर एक भी लाइट रोशन नहीं थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। कैसे अजीब लोग थे। रात के वक्त पूरे मकान को अंधेरे में डुबो रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। मकान के सामने वाली दीवार पर सिर्फ एक ही मेन दरवाजा था जिससे अंदर जाने का रास्ता था। मेन दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था और लकड़ी उसके उस दरवाजे के साथ 2-3 गमले रखे हुए थे जिनमें बड़ी बड़ी बेलें लगी हुई थी। मैं चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे के पास पहुंच गया। अब हर बार की तरह ये तो नहीं हो सकता था कि लोग मेरे इस्तकबाल के लिए दरवाजा खुला छोड़ दें, लेकिन अक्सर लोगों को मैंने देखा था कि लापरवाही करते और दरवाजे खुले छोड़ देते। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और कुछ देर इंतजार करने लगा कि कोई जाग तो नहीं रहा। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुल गया। अंदर से किसी ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला था। मैं एकदम खौफ से पीछे हटा और ये देखकर मेरी आंखों में दहशत उतर आई। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जिसने हाथों में छुरी पकड़ रखी थी और दूसरे हाथ में उसके मोमबत्ती थी। वो बड़ी अजीब और खौफनाक लग रही थी। मुझे देखते ही धाड़ कर बोली, कौन हो तुम? जी मैं क्या मैं लगा रखी है? कौन हो तुम? जल्दी बोलो वरना अभी तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगी। औरत बड़ी खौफनाक लग रही थी। ये देखकर मैं और खौफजदा हो गया कि उसके हाथ में पकड़ी हुई छुरी खून से तर थी, जिससे मालूम हो रहा था कि उसने अभी अभी किसी चीज को ज़बह किया था। जल्दी बताओ कौन हो तुम? वो फिर बोली, वो जी। ये क्या मैं लगा रखी है? बोलो कौन हो तुम? वो मुझे देखकर आगे बढ़ रही थी। उसके लहजे में किसी किस्म का खौफ नहीं था और उसके अंदाज में भी बेबाकी थी। मैं 2 कदम पीछे हटा तो वो दरवाजे से बाहर आ गई। फिर मुझे इशारा करके बोली, अंदर चलो। मैं उसकी बात सुनकर ऐसे चल पड़ा जैसे मैं कोई रोबोट हूँ
और वो मुझे जो हुक्म करती जा रही है मैं उस पर अमल करता जा रहा हूँ। वो मुझे धकेलती हुई आगे ले गई। उसके हाथ में छुरी थी और मैं तो बस उसे देखकर जैसे हिप्नोटाइज हो गया था। उसने मुझे अंदर धक्का देकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। जल्दी बताओ, डाकू हो चोर हो, चोरी की नीयत से मेरे घर में आए हो, चलो आगे बढ़ो। उसने मुझे आगे चलने का इशारा किया। हाल बिल्कुल खाली था। मैं हैरान था कि उसने हाथ में मोमबत्ती क्यों पकड़ी हुई थी। क्या इस घर में बिजली या लाइट नहीं थी? मैं उसकी बात सुनकर आगे बढ़ा। आगे एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। वो मुझे कहने लगी, चलो इस कमरे में चलो। मैं आगे बढ़ने लगा। वो मोमबत्ती लिए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। खंजर तो मेरे पास भी था, मगर उस वक्त मेरे हवास बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल हुआ। अचानक मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं गिरते गिरते बचा। और उस औरत ने फौरन आगे बढ़कर अंदर की लाइट ऑन कर दी और उसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। लाइट ऑन होते ही अंदर कमरे का जो मंजर मैंने देखा, वो देखकर एक लम्हे के लिए जैसे मैं पत्थर का बनकर रह गया। कमरे के फर्श पर खून में लथपथ 2 लाशें पड़ी हुई थी, एक उधेड़ उम्र औरत की और एक नौजवान की। लाशें देखकर तो जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं 1 सेकंड के 1000वें लम्हे में समझ गया कि उन दोनों को इस औरत ने ही कत्ल किया था। एक नौजवान था और एक बूढ़ी औरत। खौफ से जैसे मेरे हलक में आवाज बंद होकर रह गई। मैंने उसकी तरफ देखा और बमुश्किल फंसे फंसे लहजे में पूछा, ये लाशें क्या तुमने इनको? हाँ, मैंने ही इनको मारा है। मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो गए थे। वो औरत इतनी वहशी और खौफनाक लग रही थी कि एक लम्हे के लिए तो मैं घबरा गया और मुझे यकीन हो गया कि अगर मैंने यहाँ कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो ये औरत एक लम्हे में मेरा भी यही हशर करेगी। उस वक्त मेरी सारी बहादुरी हवा हो गई। मगर क्यों? अगर मगर को छोड़ो, अगर अपनी जान सलामत चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसे करो। औरत मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोली। मैं पहले ही डरा हुआ था। उसकी धमकी सुनकर और सहम गया। क्या मतलब? मुझे क्या करना है? मैंने उसी की तरफ देखते हुए कहा, इन दोनों लाशों को उठाओ और मेरे साथ इन्हें जमीन में गाड़ने में मेरे साथ मदद करो। उसकी बात सुनकर मैं खौफ से झुरझुरी लेकर रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, जो तुमने सुना वही मतलब है। इन दोनों लाशों को उठाओ। मैं? हाँ, तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? वो गुर्रा कर बोली। मगर ये है कौन? मैंने पूछा तो वो गुस्से से बोली, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। जो कोई भी है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना अभी तुम्हारी भी लाश यहाँ तड़प रही होगी। उसकी धमकी सुनकर मैं खामोश हो गया और उन्हें गौर से देखने लगा। दोनों को बड़ी बेरहमी से गला काट कर कत्ल किया गया था। मुझे करना क्या है? तुम इस तरह करो, इस मर्द को उठाओ और लेकर बाहर सहन में ले चलो। शाबाश, जल्दी करो। सुबह होने से पहले पहले हमें इसे सहन में गड्ढा खोदकर वहां दफन करना है। मैं उसकी बात सुनकर नीचे लाश पर झुका और उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ घसीटने लगा। हाँ, ले चलो इस कुत्ते को, उसने गुस्से से कहा और फिर मेरे पीछे पीछे आने लगी। खंजर अभी तक उसके हाथ में था। मैं उस लाश को लिए हुए बाहर सहन में आ गया। इस लाश को यहाँ फेंक दो, उसने कहा और फिर बोली, चलो वापस चलो। अभी तक उसने खंजर मुझ पर ऐसे तान रखा था जैसे खंजर ना हो बल्कि कोई पिस्तौल हो। मैं उसकी हिदायत पर दोबारा कमरे की तरफ मुड़ा और फिर उस बूढ़ी औरत की लाश को उठाया और वहां लाकर रख दिया। अब चलो, उसने फिर मुझे कहा और लेकर मुझे उस मकान के एक ऐसे हिस्से में आई जहां बेलचे और कई वगैरह पड़ी हुई थी। ये उठाओ, उसने मुझे कहा और मैं कई उठाकर सहन की तरफ चल पड़ा। यहाँ गड्ढा खोदो, उसने कहा। मेरे जैसा बहादुर, लाओबाली और इतना बेबाक इंसान भी उसके आगे ऐसे बोल रहा था या ऐसे अमल कर रहा था जैसे मैं कोई इंसान ना हूं, कोई रोबोट हूं। मैं उसकी हिदायत पर सहन में गड्ढा खोदने लगा। मुझे गड्ढा खोदते खोदते काफी देर गुजर चुकी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। चांदनी रात की वजह से मुझे गड्ढा खोदने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। कुछ इतनी रोशनी जरूर थी कि मुझे हर जगह साफ नजर आ रही थी। गड्ढा खोदते खोदते मुझे काफी देर गुजर गई और फिर मैंने इतना बड़ा गड्ढा खोद लिया कि जिसमें उन दोनों लाशों को आसानी से दबाया जा सकता था। गड्ढा खोदने के दौरान कई बार मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ पर ही सब कुछ फेंक कर फरार हो जाऊं। ये औरत मुझे कौन सा पकड़ सकती है। लेकिन फिर ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि ये औरत मुझे पकड़ ही डाले। और फिर उस वक्त जिस वहशी अंदाज से वो मेरे पास खड़ी थी, वो कुछ भी कर सकती थी। इसलिए मैं इत्मीनान से उसकी बात सुनकर उस पर अमल करता रहा। फिर हमने उन दोनों लाशों को उठाकर उस गड्ढे में डाला और मट्टी बराबर कर दी। मैं थक हार कर वहीं बैठ गया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो मेरी तरफ बड़ी संजीदा निगाहों से देख रही थी। मुझे कहने लगी, उठो, अंदर चलो। मैं उसकी बात सुनकर
उठ खड़ा हुआ और फिर अंदर चल पड़ा। अंदर आया तो उसने मुझे आकर चारपाई पर बिठाया और कहने लगी, तुम्हारे लिए पानी लाऊं? हाँ ला दो, तुम्हारी मेहरबानी है। वो फौरन पानी ले आई। अब उसका रवैया काफी तब्दील हो चुका था। फिर मैं कहने लगा, मुझे जाने दो खुदा के लिए। सुनो, क्या तुम जानोगे नहीं कि ये कौन थे? नहीं, मुझे नहीं जानना, बस मुझे जाने दो। मैं वाकई बहुत खौफजदा और बेजार हो गया था। मैं चाहता था कि जल्दी यहाँ से निकल चलूं। ऐसा ना हो कि मैं किसी चक्कर में फंस जाऊं। मैं पहले ही मुजरिम था, एक तो कातिल था और दूसरा चोर था। नहीं, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी, खुदा के लिए मुझे जाने दो, तुम्हारा काम हो गया। ये कहकर मैं चारपाई से उठ खड़ा हुआ। मेरे उठने की देर थी कि एक बार फिर वो शेरनी की तरह उठ खड़ी हुई और खंजर मुझ पर तान कर बोली, बैठ जाओ, तुम मेरी कहानी सुने बगैर नहीं जा सकते। और मैं फिर ऐसे बैठ गया जैसे मैं कोई इंसान ना हूं, बल्कि उसका कोई गुलाम हूं। एक तो आधी रात भी बीत चुकी थी, दूसरा वो खौफनाक औरत मेरे सामने बैठी थी, और तीसरा मैं अपने हाथों से उन 2 लाशों को दबाकर आया था। खौफ और डर के मारे मेरा बुरा हाल था, मगर अब इस औरत की बात सुने बगैर मैं वहां से निकल नहीं सकता था। उस औरत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।